ग्रेट निकोबार द्वीप विवाद। जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे भारत के एक ऐसे रणनीतिक कदम की जो विकास और पर्यावरण के बीच एक नई बहस को जन्म दे रहा है। हम बात कर रहे हैं ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना की। यह सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हिंद महासागर में भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। लेकिन इस शक्ति की कीमत वहां के मूल निवासी चुका रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत सरकार 4 मुख्य स्तंभों पर काम कर रही है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, दूसरा है भव्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा है आधुनिक टाउनशिप और इस पूरे ढांचे को ऊर्जा देने के लिए एक गैस और सोलर आधारित पावर प्लांट बनाना है। अब सवाल उठता है कि इसके लिए निकोबार ही क्यों? इसके पीछे का कारण है इसकी भौगोलिक स्थिति। यह द्वीप मलक्का जल मध्य के बेहद करीब है, वहीं समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का एक बड़ा व्यापार गुजरता है। चीन के साथ बढ़ती भू रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को देखते हुए हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत करना भारत के लिए अनिवार्य है। यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग करता है, जबकि डंकन पैसेज लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच की सीमा तय करता है। लेकिन इस चमकते भविष्य के पीछे अंधकार भी है। इस परियोजना के विरोध का मुख्य कारण है पर्यावरणीय प्रभाव, यहाँ की जैव विविधता और वर्षा वनों को होने वाला अपूरणीय नुकसान, जनजाति विस्थापन, यहाँ की स्थानीय जनजातियों के अस्तित्व पर मंडराता खतरा और सबसे महत्वपूर्ण उचित कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन। विवाद की जड़ है वन अधिकार अधिनियम 2006। यह कानून स्पष्ट कहता है कि किसी भी वन क्षेत्र में परियोजना शुरू करने से पहले ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य है। कानून के अनुसार ग्राम सभा की बैठक में कोरम पूरा होना चाहिए। इसकी 2 सख्त शर्तें हैं। कुल वयस्क जनसंख्या का कम से कम 50% उपस्थित हो और उपस्थित सदस्यों में से कम 1/3 महिलाएं हों। यहीं पर सरकार की प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। आरोपों के अनुसार अगस्त 2022 में हुई ग्राम सभा की बैठकों में कोरम का पालन नहीं किया गया। डेटा बताते हैं कि उपस्थिति महज 1.83% से 14.72% के बीच थी, जो कुल मिलाकर सिर्फ 4.6% बैठती है। बिना पर्याप्त कोरम के दी गई सहमति कानूनी रूप से अमान्य मानी जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह न केवल स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन है, बल्कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का भी अपमान है। विकास और विरासत के बीच का यह संघर्ष अब एक गंभीर कानूनी मोड़ ले चुका है। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर स्थानीय अधिकारों की अनदेखी की जा सकती है? यह एक सवाल है जिसका जवाब भविष्य की अदालतों और इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। धन्यवाद।